सो हाय स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ये सारे टॉपिक्स जो हैं, जो भी टॉपिक्स हैं इसमें, उनको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। द रिच डाइवर्सिटी ऑफ केमिकल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अप्रॉक्सीमेट 119 एलिमेंट्स हैं। तो उनके जो केमिकल बिहेवियर है उनमें काफ़ी डाइवर्सिटी है। कैन बी ट्रेस टू द डिफरेंसेस इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस है, और वही वजह है इनके केमिकल बिहेवियर में इतनी डाइवर्सिटी होने के पीछे। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स अलग अलग होते हैं। हम्म, तो जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनका एटम से बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन होता है। मूविंग ऑन नाउ, द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम हैज बीन प्रपोज्ड सिंस द टाइम ऑफ अर्ली इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स। यानी कि पिछले 2,500-3,000 साल से हमें ये पता है कि एटम क्या चीज़ होती है। हम्म, और इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने इसको कंसेप्चुलाइज किया हुआ है। Who were of the view that atoms are fundamental building block of matter। और ये जो philosophers थे, साइंटिस्ट थे, उनका उनका ये उनका ये मानना था कि जो एटम्स होते हैं वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, यानी कि इन्हीं से मिल करके मैटर बने होते हैं। अकॉर्डिंग टू देम द कंटिन्यूड सब डिवीजन ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का हम सब डिवीजन करें तो अल्टीमेटली हमें एटम मिलता है, विच वुड नॉट बी फर्दर डिविजिबल। यानी कि उनका ये कहना था कि एटम्स जो है, परमाणु जो है, परमाणु या एटम्स आर नॉट डिविजिबल, which would not be further divisible. The word atom has been derived from the Greek word atomio, which means uncuttable or non-divisible, यानी कि फर्दर इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। These earlier ideas were mere speculations। ये सारे speculations थे, ये सिर्फ थियरी थी, इनका कोई एक्सपेरिमेंटल बेसिस नहीं था। एंड देर वॉज नो वे टू टेस्ट दैम एक्सपेरिमेंटली, और उस जमाने में कुछ एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को टेस्ट करने की कोई विधि नहीं थी। दीज आइडियाज रिमेन डॉर्मेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। ये सारे आइडियाज बहुत लंबे समय तक डॉर्मेंट फेज में रहे, यानी कि इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन हुआ नहीं। एंड वेयर रिवाइव्ड अगेन बाय साइंटिस्ट इन द 19th सेंचुरी, और इसको फिर से रिवाइव किया गया 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट के द्वारा। The atomic theory of matter was first proposed on firm scientific basis, बिल्कुल साइंटिफिक बेसिस की तरीके से, साइंटिफिक मेथड्स द्वारा जॉन डॉल्टन ने इसको प्रपोज किया, ए ब्रिटिश स्कूल टीचर इन 1808। His theory called Dalton's atomic theory, जिसको हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी है, पिछले लेसन में हमने इसे पढ़ा, regarded the atom as ultimate particle of द मैटर, यानी कि सबसे छोटा जो मैटर का जो पार्टिकल होता है वो एटम होता है। डॉल्टन्स एटॉमिक थियरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये तीनों लॉज जो हैं 1, 2 एंड 3 इन्होंने अपनी थियरी में ऐड किया। However, it failed to explain the result of many experiments। लेकिन कई एक्सपेरिमेंट्स के को एक्सप्लेन करने में ये सक्सेसफुल नहीं रहे। It was known that substances like glass or ebonite, when rubbed with silk or fur, gets electrically charged। तो यानी कि कई सब्सटेंसेस जो हैं जो आपस में रब किए जाते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं। जैसे एबोनाइट, ग्लास को अगर सिल्क या फिर
कैट फर से हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ भाई? कहाँ से ये चार्ज आ गया? यानी कि एटम के अंदर कुछ होगा, कुछ तो था जो कि इधर उधर शिफ्ट हुआ, जिसके चलते वो चार्ज हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कई एक्सपेरिमेंट्स को डाल्टन की थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इन दिस यूनिट वी स्टार्ट विथ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। इस चैप्टर में हम लोग कई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करेंगे जो साइंटिस्ट ने किया टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19 एंड बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 1890 टू 1915 20 के आसपास में के समय को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या क्या उस वक्त उस जमाने में हो रहा था और साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवर किया। इसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दीज established that the atom are made of subatomic particles। और ये एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट ये रहा इस जमाने में, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिससे ये पता चला कि एटम्स आर मेड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम्स जो हैं कई सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ए कॉन्सेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डाल्टन। और इनके जो कॉन्सेप्ट्स जो बिल्ड हुए वो डाल्टन के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल डिफरेंट थे। ठीक है, अभी हम लोग जो है वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सब टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी हुई कैसे, इसको हम लोग समझेंगे। Insight into the structure of atom was obtained from the experiments of electrical discharge through gases। यानी कि एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन बनाई गई जिसमें गैसेस होते थे और उसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता था, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती थी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझेंगे। Before we discuss these results, we need to keep in mind a basic rule regarding the behavior of charged particles। जो बेसिक बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो ये है कि पहली बात तो दो तरीके के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। जो सिमिलर चार्जेस हैं दे रिपेल ईच अदर, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, नहीं पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई उसको हम लोग समझेंगे। इन 1830, ये 1830 का टाइम था, माइकल फैराडे शोड दैट इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर एक इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्यूशन हो और इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कराई जाए दो तरीके के हो सकते हैं। तो तो इसमें केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं, तो इनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड हो गए। ये जो सॉल्यूशन है इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। ये टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, क्लास 8th में पढ़ा हुआ है, और 12th में तो इसे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द केमिकल रिएक्शंस ऑकर्ड एट द इलेक्ट्रोड्स which resulted in the liberation and deposition of matter at electrodes। जिससे क्या हो रहा था कि यहाँ पर कुछ चीज़ें या तो लिबरेट हो रही थी या फिर यहाँ पर कुछ डिपॉजिट हो रही थी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है ना, किसी एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की प्लेटिंग की जाती है, वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्रू होती है। तो ये सारा क्रेडिट मिस्टर फैराडे को ही जाता है। He formulated certain laws which you will study in class 12th। These results suggested the particulate nature of electricity
और ये जो रिजल्ट्स थे उन्होंने सजेस्ट किया कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें देयर इज अ पार्टिकुलेट नेचर, यानी कि उसमें एक कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने में। In mid 1850s, many scientists, mainly Faraday, began to study the electrical discharge. एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब इन्होंने वैक्यूम डिस्चार्ज ट्यूब इन्होंने प्रिपेयर किया था। Began to study electrical discharge in particularly evacuated tube, यानी कि उसके अंदर वैक्यूम, ऑलमोस्ट वैक्यूम था, known as cathode ray discharge tubes. It is depicted in figure 2.1. फिगर 2.1 में इसकी डिपिक्शन है। चलो इसको जरा देख लेते हैं। ये वैक्यूम ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है, और यहाँ पर वैक्यूम पंप की मदद से यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट की जाती है, इधर वैक्यूम क्रिएट की जाती है, और इसको हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया गया। जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से कनेक्टेड है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कैथोड से कनेक्टेड है। अच्छा, अब कैथोड से एनोड की ओर पार्टिकल्स मूव होने शुरू होते हैं। ऐसा तब होता है जब हमने काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई कर रखी है, और ये वैक्यूम ट्यूब में ऑलमोस्ट हमने इवैक्यूएशन कर रखा है, यानी कि वैक्यूम क्रिएट कर रखा है। तो इस ढंग का सेटअप था, और मैं थोड़ा सा आगे चला गया क्या? It is depicted in figure 2.1 that a cathode ray tube is made of glass containing two pieces of metals, यानी उनको इलेक्ट्रोड कहा गया, सील्ड इन इट, और ये जो इलेक्ट्रोड्स जो थे वो उसके अंदर, ग्लास के अंदर सील्ड थे। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू ग्लासेस observed only at very low pressure and at very high voltages. तो प्रेशर को बहुत कम करना है और वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। The pressure of different gases could be adjusted by evacuation of glass tube. When sufficiently high voltage is applied across the electrodes, current starts flowing through a stream of particles moving in the tube from negative electrode to the positive electrode. तो ये देखा गया कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स मूव कर रहे थे। इन सारे पार्टिकल्स को कहा गया कैथोड रेज। These were called cathode rays or cathode ray particles, which shows particulate nature of electricity. The flow of current from cathode to anode was further checked by making a hole in the anode and coating the tube behind the anode with phosphorescent material, zinc sulfide. में तो यहाँ पर जो ऊपर का डायग्राम है इसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया। ये जो ये एनोड है ना, इसमें छोटे छोटे हमने होल कर दिए यहाँ पे, और इसमें से पार्टिकल्स पास होकर के यहाँ पर इस वॉल पर टकरा रहे थे, और इन पार्टिकल्स को देखने के लिए हमने क्या किया, फ्लोरोसेंट कोटिंग कर ली, जैसे कि जिंक सल्फाइड। इस कोटिंग पर जब ये इलेक्ट्रॉन्स टकराते थे तो वो स्पॉट पड़ जाता, इससे हमें पता चलता था कि वहां पर पार्टिकल्स टकरा रहे हैं। When these rays, after passing through anode, strike the zinc sulfide coating, a bright spot is developed on the coating. एक ब्राइट स्पॉट जो है वहां पर डेवलप होता था। ठीक है, तो इस तरीके की उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए मिस्टर फैराडे ने, और उसके बाद क्योंकि माइकल फैराडे इतने बड़े साइंटिस्ट थे
उनके इस एक्सपेरिमेंट को बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसके बाद कॉपी किया। The result of these experiments are summarized below. The cathode ray starts from cathode, ये cathode ray जो है cathode से start होती है और anode की ओर move करती है, ठीक है। These rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kind of metals, fluorescent और phosphorescent। यानी कुछ खास तरीके के मटेरियल थे जब उस जिनके ऊपर जब ये रेज पड़ती थी तो उस पर स्पॉट्स पड़ जाते थे, जिससे हमें पता चलता था कि यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स टकरा रहे हैं। विच ग्लो व्हेन हिट बाय देम, ये बिल्कुल ग्लो कर जाते थे। टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब। जो टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब होती है वो कैथोड रे ट्यूब होती है। एंड टेलीविजन पिक्चर्स रिजल्ट ड्यू टू फ्लोरेसेंस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लोरेसेंस मटेरियल लगाया गया होता है, उसकी कोटिंग की गई होती है विद सर्टेन फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। तो इनको हम देख तो नहीं सकते, लेकिन इनके बिहेवियर को हम लोग देख सकते हैं। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम कोई वैक्यूम ट्यूब में कोई भी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड न लगाएं तो दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, तो इनका जो बिहेवियर है डेफिनेटली ये जो रेज है, जो जो कैथोड रेज है, इनके बिहेवियर में फर्क आएगा और इनकी जो बात है वो डिफ्लेक्ट होंगे, यानी कि उनमें डिफ्लेक्शन होगा। Behavior of cathode rays are similar to that expected from negatively charged particles। तो इनका जो बिहेवियर था उससे ये पता चल रहा था कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है। Suggesting that cathode rays consist of negatively charged particles called electrons। जैसे कि मान लिया ये इस डायरेक्शन में कैथोड रे चल रही है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई करी और उसकी डायरेक्शन इधर की ओर। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे अब इधर की ओर अट्रैक्ट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज है तभी तो अट्रैक्ट हुए, अदरवाइज इनको डिफ्लेक्ट होना चाहिए था। तो इस तरीके से ये सारे बिहेवियर से हमें पता चला कि ये जो कैथोड रेज हैं इनमें नेगेटिव चार्जेस है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रोड के मटेरियल क्या है। एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, और कैथोड रे ट्यूब में किस तरह की गैस है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स। कोई भी एटम हो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो आपको इलेक्ट्रॉन जो डेफिनेटली मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ना हो। बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स, दुनिया में कोई भी ऐसा एटम नहीं है जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू अनदर स्मॉल टॉपिक, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन 1897 ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन measured the ratio of electrical charge to mass of electron by using cathode ray tube। ये वही इंस्ट्रूमेंट था जिसको मिस्टर माइकल फैराडे ने बनाया था और इसको यूज करते हुए इन्होंने E/m ऑफ कैथोड रे ट्यूब उन्होंने कैलकुलेट कर लिया। कई इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसा कि अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में उन्होंने काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट करके ये शो किया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E/m।
and applying electrical and magnetic field perpendicular to each other. तो इन्होंने इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाई किया, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी। ठीक है, जब उन्होंने ऐसा किया तो फिर कई बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए। When only electric field is applied, electrons deviate from their path and hit the cathode ray tube at point A. चलो भाई, पॉइंट ए फिगर 2.2 में देखना पड़ेगा। यानी कि अब आप ये देखो, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जा रही है, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुई पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है यानी कैथोड रेज जो है इससे अट्रैक्ट होते हुए ए पर जाकर के लड़ गए। ठीक, चलो इसको तो हमने समझ लिया। Similarly, when only magnetic field is applied, electron strikes the electron strike the cathode ray tube at point C. और जब इन्होंने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। ठीक है, और यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो कैथोड रेज है वो सी पर जा रही है, इधर की ओर जा रही है। जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो यहाँ इधर डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है तो इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल फोर्स, जिसकी वैल्यू Q टाइम्स E होती है। और सिमिलरली ये जो चार्ज, मूविंग चार्ज जो है, मैग्नेटिक फोर्स भी अप्लाई करता है, मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वैल्यू जो होती है QVB होती है, QVB होती है। तो इन्होंने एक वेलोसिटी सेलेक्ट करी जिसके चलते ये पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट आए। कैसे वेलोसिटी सेलेक्ट करी? तो आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फोर्स, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स इधर डेविएट हो रहे हैं, और मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इधर की ओर है, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे की ओर आ रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा और कैथोड रे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। तो ठीक है भाई, QE इज इक्वल टू QVB, ये गया ये गया, तो V की वैल्यू क्या हुई? E अपॉन B। तो ऐसा वेलोसिटी उन्होंने पिक किया और उससे उन्होंने देखा कि ये कैथोड रेज बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हैं। It is possible to bring back the electron to the path which is followed in absence of electric or magnetic field, and they hit the screen at point B. Thomson argued that the amount of deviation of the particles from their path in presence of electrical and magnetic field depends on the magnitude of the negative charge। ये जो कैथोड रे जो ट्यूब है, कैथोड रेज है, उसमें चार्ज कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, जितने ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स होंगे, उतना ही ज्यादा डेविएशन होगा। ठीक है, और मास ऑफ द पार्टिकल लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर विल बी द डिफ्लेक्शन। यानी कि उतनी ही आसानी से उसको अट्रैक्ट किया जा सकता है। भाई फोर्स लग रहा है, तो अगर मैं एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूं तो जो लाइटर पार्टिकल है उसको मैं तेजी से अपनी तरफ खींच पाऊंगा, और जो हैवियर पार्टिकल है उसको मैं धीमे धीमे खींचूंगा।
Point number 3, the strength of electrical or magnetic field, the deflection of electron from its original path increases with the increase in the voltage across the electrodes. यानी कि जितनी ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड हम दें, यानी जितनी ज़्यादा वोल्टेज हम प्रोवाइड करें या फिर जितनी ज़्यादा हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करें, उससे जो है उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और फॉर्मुलाइज किया और फाइनली ही केम अप विद द कैलकुलेटेड रिजल्ट ऑफ ई अपॉन एम, और उन्होंने ई अपॉन एम की वैल्यू फाइंड आउट करके दे दी। उसके थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो E upon M, it comes out to be 1.758820 into 10 to the power 11 कूलॉम पर kg। ये उन्होंने रिजल्ट बना करके दिया। E अपॉन M यानी कि एक बहुत बड़ी माइलस्टोन थी ये साइंस के क्षेत्र में, कि एटम के अंदर एक पार्टिकल है और उसका E अपॉन उसके चार्ज और मास का रेशियो हमें पता चल गया है। फिर उसके बाद वाटरमेलन थियरी दिया, उन्होंने बताने की कोशिश करी किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर इम्बीडेड होते हैं, लेकिन ये सारी थियरीज बाद में जाकर के गलत साबित हुई। उसको हम लोग किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे, डेफिनेटली पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब टॉपिक, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, R.A. मिलिकन, मिस्टर मिलिकन थे, ये आइंस्टीन के कंटेम्प्रोरी थे। आइंस्टीन के कंटेम्प्रोरी, इनको भी नोबेल प्राइज मिला। और डिवाइस अ मेथड नोन एज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट 1906 to 14 में, यानी 8 साल में इन्होंने कुछ काम किया और एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। और इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस फाइंड आउट किए, यानी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक साइंस किसी ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्वांटिफाई करके बताया। He found that charge on the electron to be minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. The present accepted value of electrical charge is this much, minus 1.602176 into 10 to the power minus 19 coulomb. The mass, अब इन्होंने E upon M पहले ही हमें पता चल चुका था, अब E की वैल्यू भी आ गई, तो M की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इस क्या आया, 9.1094 into 10 to the power minus 31 kg, यानी E अपॉन M की वैल्यू हमें मिल चुकी है, E की वैल्यू मिल चुकी है और M की वैल्यू मिल चुकी है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ऑल राइट, अभी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अच्छे से हमने बात कर ली। अभी नेक्स्ट सब टॉपिक जो है 2.1.4, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अभी इस साइंटिस्ट ने जो जो वैक्यूम ट्यूब था उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशंस थे। और यहाँ पर उन्होंने कई सारे गैसेस जो हैं, अलग अलग गैसेस उसके अंदर पास करी। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरीड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लेड टू द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। ठीक है, कैनाल रेज मतलब पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो कैथोड की ओर जा रही थी, कैरिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर लिस्टेड बिलो। तो ब्रीफ में हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अनलाइक कैथोड रेज, जैसा कैथोड रेज में था इस तरीके की बात नहीं हो रही थी यहाँ पे। Unlike cathode rays, mass of positively charged particle depend upon the nature of gas present in the cathode ray tube. तो ये डिपेंड कर रहा था कि किस तरीके की गैस, कौन सी गैस ये कैथोड रे ट्यूब में है। These are simply the positively charged gaseous ions, और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये पता चला कि ये सारे जो है गैसियस आयंस थे। The charge to mass ratio of particles depend on the gas from which these originate. तो यानी कि E upon M का रेशियो, Q upon M का जो रेशियो है
फॉर डिफरेंट गैस पार्टिकल्स, और ये अलग अलग आ रहा था। यानी कि ये पार्टिकल्स जो थे वो फंडामेंटल बेसिक पार्टिकल्स नहीं थे। ठीक है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी ए मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। लेकिन ये, चूंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव थी, कैरेक्टर पॉजिटिव था, लेकिन इनकी जो वैल्यू थी, मैग्नीट्यूड, ये मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज थे। यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 टाइम्स n। और ये कोई भी n क्या होगा, इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज, जिससे ये पता चलता था कि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो यानी इन पार्टिकल्स का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जब उसके अंदर पास करी गई, तो जो हमें जो रेज मिली, जो कैनल रेज मिली, और उससे हमने ई अपॉन क्यू अपॉन एम की वैल्यू फाइंड आउट करी। और फिर हमने देखा कि सबसे लाइटेस्ट जो पार्टिकल था, उसको हमने नाम दिया प्रोटॉन का। तो ये क्या था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस। तो उसमें से हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल देते हो तो प्रोटॉन ही बचता है, सिर्फ एक ही प्रोटॉन रह जाता है। दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वाज कैरेक्टराइज्ड इन 1919। Later, a need was felt for the presence of electrically neutral particle as one of the constituent of the atom. फिर बाद में ये भी जरूरत महसूस हुई कि एक और पार्टिकल है, क्योंकि इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन ही नहीं थे। क्योंकि जब हम इनके वेट को मेजर कर रहे थे तो कुछ और एक्स्ट्रा आ रहा था, और जो रिमेनिंग पोर्शन जो था वो लगभग प्रोटॉन के वेट के बराबर था। दीज पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक। मिस्टर चैडविक ने 1932 में इसको डिस्कवर किया। कैसे किया? बाय बम्बार्डिंग ए थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल से बेरिलियम शीट पे बम्बार्डिंग करी। इससे एक न्यूट्रल पार्टिकल्स उसमें से एमिट हुआ। When electrically neutral particles having a mass slightly greater than that of proton were emitted, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, उन्होंने इसका नाम न्यूट्रॉन रखा। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि कैसे कैसे 1897 से लेकर के 1932 तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज हुई और ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। ये बहुत ही बड़ी माइलस्टोन अचीव करी इन लोगों ने। द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स आर गिवन इन टेबल 2.1। टेबल 2.1। ये सारे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, और प्रोटॉन पर सेम चार्ज है लेकिन पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। प्रोटॉन का 1.6726 इंटू 10⁻27 kg है। मास पर एटॉमिक मास यूनिट, ये जो है, इसको ऑलमोस्ट हम जीरो कहते हैं। प्रोटॉन को हम 1 AMU बोलेंगे और न्यूट्रॉन का भी मास 1 AMU बोलेंगे। इन नॉर्मल कैलकुलेशन प्रिसाइज वैल्यू ये दी हुई है। ठीक है, ऑल राइट देन, मुझे लगता है कि ये टॉपिक इस तरीके से खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है एटॉमिक मॉडल्स को करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आराम से धीरे धीरे करके मैंने सारी चीज़ें पढ़ पढ़ करके आपको समझाई हैं, तो अब आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो सेशन। आई होप चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।